हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक है विद्युत धारा। इसमें शेष जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 32 से। आपको बताना है आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे समान विभव पर हो तो आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसके बारे में देख लेते हैं क्यों ऐसा होता है। देखिए, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि वे समान विभव पर हो तो, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार विभव धारा के समानुपाती होता है। यदि विभव समान होगा तो धारा भी समान होगी और धारा प्रवाहित नहीं होगी। 33 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी है। जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अति निम्न होती है उन्हें सुचालक के रूप में जाना जाता है। चांदी विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है। सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी की होती है। इसके बाद तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा की जो है विद्युत चालकता होती है। 34 नंबर सेम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? वो है आपका चांदी। 35 भी सेम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? सही जवाब होगा चांदी। और 36 नंबर क्वेश्चन है, मेंज विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो फ्यूज के विषय में आपको बताना है। फ्यूज के विषय में जो एक सही है कि इसका गलनांक निम्न होना आवश्यक है। अगर फ्यूज का गलनांक निम्न होगा तो अगर मतलब कि अचानक तीव्र गति से अगर विद्युत धारा भी प्रवाहित होगी या कोई फॉल्ट भी होगा तो जो फ्यूज है गल जाएगा और आपकी सारी मतलब की जो युक्ति है बच जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, गलनांक जो होना चाहिए, जो तार की गलनांक होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। फ्यूज तार निम्न गलनांक वाले धातु का बना होता है जिसके कारण अधिक विद्युत धारा के प्रवाहित होते ही यह गर्म होकर पिघल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सामानों की सुरक्षा के दृष्टि से यह विशेष उपयोगी है। यह विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। 37 नंबर है, फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का क्या सिद्धांत है? तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति बटा निम्न गलनांक। ठीक है, तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक जो है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होनी चाहिए, मतलब होती भी है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च होता है ताकि वोल्टेज बढ़ने पर यह फ्यूज तार तुरंत गल जाए जिससे विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाए। 39 नंबर है, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जो है जिस धातु की बनी होती है उसका क्या मतलब होना चाहिए? तो उसका देखिए गलनांक कम होना चाहिए और प्रतिरोध अधिक होता है। तो सी मतलब ए और सी दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। तो हैलोजन लैंप में जो तंतु प्रयोग होता है किस मिश्र धातु का बना होता है? तो टंगस्टन और सोडियम का। हैलोजन लैंप का तंतु टंगस्टन और सोडियम की मिश्र धातु का बना होता है। लैंप के तंतु में सोडियम मिला होने के कारण ही यह पीले रंग के प्रकाश को जो है उत्पन्न करता है। 41 है, कथन ए, एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब उसके बीच से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। कारण आर है, धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से उष्मा ऊर्जा का मोचन होता है। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा सही है? तो देखिए पहला सही है और आर गलत है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें गतिशील इलेक्ट्रॉन निरंतर चालक के परमाणुओं से टकराते रहते हैं और इसी प्रक्रिया में अपनी ऊर्जा चालक के परमाणुओं को स्थानांतरित करते हैं। इससे चालक का ताप बढ़ जाता है। ठीक है। 42 नंबर है, घरेलू विद्युत धारा स्थापन मूलतः क्या है? समानांतर संबंध है। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः समानांतर संबंध है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। देखिए, यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि हर प्रतिरोध पर विभवांतर समान रहे तो यह प्रतिरोध का जो है समानांतर क्रम संबंध होता है।
यानी समानांतर क्रम में होगा। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए घरेलू विद्युत तार स्थापन में मूलतः इनका जो है समायोजन का जो है प्रयोग करते हैं। इस समायोजन का प्रयोग किया जाता है। किसका? ध्यान रखिएगा, किसका? तो जो है समानांतर क्रम संबंध का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 43 है, घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है। किस प्रकार का तार होता है? जो काले रंग का जो तार होता है, जो घर के विद्युत सप्लाई के दौरान जो प्रयोग किया जाता है, तो जो ब्लैक कलर का तार होता है वो उदासीन तार होता है। घरेलू विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाले तारों को भ्रम की स्थिति से बचाने के लिए 3 रंगों में विभक्त किया गया है। लाल रंग का तार जो होता है वह मतलब कि सजीव होता है, यानी लाइव और फेज होता है, यानी सजीव या फेज होता है। काले रंग का जो तार होता है वह उदासीन होता है, और हरे रंग का जो तार होता है उसका जो आधार है अर्थ को प्रदर्शित करता है। तो ध्यान रखिएगा, जिसे लाल रंग को मतलब गर्म और हरे रंग को ठंडा कहते हैं। इस तरह से मतलब कि कुछ टर्म को प्रयोग किया जाता है, और जो काले रंग का जो तार होता है वह उदासीन होता है। 44 है, मानव शरीर शुष्क है, विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि है क्या है? मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि जो होता है 10 के पावर 4 ओम। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध की परिणाम की कोटि सामान्यतः 10 के पावर 4 ओम होती है। हालांकि विशेष परिस्थिति में यह 10 के पावर 5 ओम या उससे अधिक भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर। तो जो ट्यूबलाइट होते हैं इनमें जो गैस भरी जाती है वो आर्गन, और इसके साथ मरकरी वेपर। ट्यूबलाइट में कांच के एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारें जो है फास्फोरस से मतलब इनको जो है लेपित किया जाता है, और ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस जैसे आर्गन और कुछ पारे जिसे मरकरी कहते हैं इनकी वाष्प के साथ भर देते हैं। मतलब आर्गन और कुछ पारे की वाष्प को जो है ट्यूबलाइट के अंदर भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, CFL का पूर्ण रूप क्या है? CFL का फुल फॉर्म बताना है, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप होता है। CFL का पूरा नाम कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। और 47 में जो कथन ए है, लाइट एमिटिंग जो डायोड होता है जिसे LED बोलते हैं, लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप यानी CFL के तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि जो है प्रदान करते हैं। कारण क्या है? कारण आर है, लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है LED लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप यानी CFL के तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होता है। तो बताइए दोनों में से कौन सही है? तो देखिए इसका जो इसमें दिया गया है मतलब कि पहला और दूसरा दोनों सही है, और एक दूसरे के मतलब कि व्याख्या भी कर रहे हैं। कैसे? LED अर्थात प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप में मुख्यतः प्रकाश उत्पादन घटक गैलियम आर्सेनाइड होता है। ध्यान रखिएगा, LED अर्थात प्रकाश ऊर्जा जो उत्सर्जक डायोड लैंप है इसमें मुख्यतः प्रकाश उत्पादन घटक गैलियम आर्सेनाइड होता है। यही विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है, और इसका जीवन काल CFL के तुलना में अधिक होता है, क्योंकि LED लैंपों में CFL के तुलना में ऊर्जा की कम खपत होती है। 48 है, कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड यानी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड या OLED, इनका उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्शन सर्जित करने के लिए यानी डिजिटल डिस्प्ले जो है सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल जो प्रदर्श है, द्रव क्रिस्टल जिसे मतलब कि कह सकते हैं कि द्रव क्रिस्टल प्रदर्शों के तुलना में OLED प्रदर्श किस प्रकार लाभकारी है? तो देखिए इसमें जो इसके बारे में अगर समझ लिया जाए तो बेहतर होगा। पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड है जो LED है, OLED, ठीक है, कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इसका शॉर्ट नेम है OLED। इसका मतलब यह जो है एक प्रकार का प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है जिसमें कार्बनिक यौगिक की विद्युत प्रतिदीप्त उत्सर्जक परत होती है जो विद्युत प्रवाह के समय प्रकाश का उत्सर्जन करती है। OLED डिस्प्ले लचीले प्लास्टिक और स्तरों पर जो है मतलब कि संविरचित किए जा सकते हैं।
और कथन जो है इसलिए सत्य है। ओएलईडी के प्रयोग से वस्त्र में अंतः स्थापित रोल्ड अप डिस्प्ले बनाए जा सकते हैं। साथ ही ओएलईडी के प्रयोग से पारदर्शी डिस्प्ले का निर्माण संभव है। तो इसीलिए जो मतलब कि पहला, दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट था इसके संदर्भ में सही है। 49 है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? यानी प्रतिदीप्त जो बल्ब है, फ्लोरोसेंट ट्यूब है, इनमें जो गैस भरी जाती है वह है आपका मरकरी और नियॉन। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है, क्यों? क्योंकि बताइए, इसका सही जवाब है इसमें प्रकाश प्रसारित या विकीर्ण करने के लिए अधिक बाह्य सतह होती है। और दूसरा जो है, वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। और ट्यूब में इलेक्ट्रिकल ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है। और इसमें जो डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका सही जवाब होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और क्यों नहीं? फ्लोरोसेंट ट्यूब बिजली के बल्ब की अपेक्षा वैद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित अधिक मात्रा में करती है। और एक 100 वाट का बिजली का जो बल्ब है केवल 5% वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, परंतु फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है लगभग 22% वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो इसमें से जो कथन दिया गया है कोई भी सही नहीं था। 51 है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो सही जवाब होगा अणुओं को दोलित कर, डी ऑप्शन। ट्यूबलाइट में विद्युत का प्रवाह होने पर इसके दोनों सिरों यानी पोल्स के मध्य इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से गमन करते हैं और यह इलेक्ट्रॉन मरकरी गैस के अणुओं से टकराते हैं, जिनमें दोलन के परिणाम स्वरूप पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न होता है। चूंकि मनुष्य के आंख इस विकिरण को देखने में समर्थ नहीं है, इसीलिए शीशे की ट्यूब को एक प्रतिदीप्त पदार्थ से लेपित किया जाता है जो श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है। 52 है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? आपको मालूम है, बताइए। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन दिया गया डी उपयुक्त में से कोई नहीं। विद्युत बल्ब का आविष्कार सर्वप्रथम एडिसन ने किया था। इसमें टंगस्टन धातु का एक पतला कुंडली नुमा तंतु लगा होता है। इस धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात करने के बजाय उसमें जो है नाइट्रोजन और आर्गन गैस भर देते हैं। 53 है, प्रतिदीप्त नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है। चोक कुंडली जो होता है, बताइए इसमें ऑप्शन है लाइन वोल्टता बढ़ाती है, लाइन वोल्टता घटाती है, और इसके बाद परिपथ में विद्युत धारा कम करती है, और डी है निम्न आवृत्ति विद्युत धारा को अवरुद्ध करती है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। प्रतिदीप्त नलिकाओं में स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है जो धारा को बढ़ाकर चोक को प्रेषित करता है। चोक कुंडली प्रेषित धारा की वोल्टता को बढ़ाकर ट्यूबलाइट को प्रेषित करता है, जिससे ट्यूबलाइट जल जाती है और इसके पश्चात स्टार्टर का कार्य समाप्त हो जाता है। तथा चोक उच्च वोल्टता को कम करने और कम वोल्टता को उच्च करने का कार्य करता है तथा ट्यूबलाइट को खराब होने से भी बचाता है। 54 है, सीएफएल और एलईडी लैंप में क्या अंतर है? तो सीएफएल और एलईडी में आपको अंतर बताना है। 3 अंतर यहां पे दिया गया, बताना है कौन सा अंतर सही है। पहला है, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सीएफएल पारावाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि एलईडी लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। दूसरा है, सीएफएल की औसत जीवन अवधि एलईडी लैंप से बहुत अधिक होती है। और चौथा है, एलईडी लैंप की तुलना में सीएफएल कम ऊर्जा सक्षम है। तो आपको मालूम ही है, मतलब इसके बारे में हम लोगों ने तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो पहला तीसरा जो स्टेटमेंट है मतलब कि सीएफएल और एलईडी के संदर्भ में मतलब कि दोनों जो है अंतर इसमें दिया गया जो है वो है पहला और तीसरा स्टेटमेंट। देखिए, जो सीएफएल है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट जो लैंप है, इसमें पारावाष्प से विद्युत गुजारकर मतलब कि इसमें जो है पारावाष्प से विद्युत गुजारकर पराबैंगनी प्रकाश जो है उत्पन्न किया जाता है, जिसे लैंप के अंदर फास्फर कोटिंग से अवशोषित कराकर रोशनी उत्पन्न की जाती है। सीएफएल का औसत कार्यकाल जो होता है 6000 से 15000 घंटे तक होता है, जबकि एलईडी लैंप जो है सामान्यतः 25 से 30 वर्षों तक चल सकता है। एलईडी लैंपों में पारंपरिक अर्धचालक प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ऑर्गेनिक एलईडी, पॉलीमर एलईडी तकनीक का प्रयोग होता है। सीएफएल के तुलना में एलईडी लैंप अधिक ऊर्जा सक्षम है। पारंपरिक प्रकाश बल्बों की तुलना में एलईडी 82% कम ऊर्जा की खपत करती है, जबकि प्रकाश बल्बों की तुलना में सीएफएल 75% ऊर्जा
जो है कम खपत करता है। 55 है, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। कैसे? देखिए, विद्युत शक्ति यानी P, विभवांतर V और विद्युत धारा जो है I। यदि विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ाया जाए तो P बराबर जो होगा 2V इंटू 2I, तो 4VI यानी 4P, यानी विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना। 56 नंबर है, 2 तारों की लंबाई, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए, इसमें जो सही जवाब होगा वैसे देख लीजिए 10 ओम होगा, बी ऑप्शन। और आप इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हैं कैसे, किस तरह से जो मतलब कि अगर आपको मालूम होगा कि R बराबर P इंटू एल बटा मतलब कि A है, जहां P प्रतिरोध है, सॉरी R प्रतिरोध है, P प्रतिरोधकता है, L लंबाई है और A क्षेत्रफल एरिया है। तो यहाँ पे इस तरह से जो इक्वेशन है आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो है 10 ओम आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। 57 में है, कथन A जो परिणामित्र है इनका प्रयोग वोल्टता के उच्चयन अथवा अपचयन के लिए किया जाता है। परिणामित्र का प्रयोग जो है वोल्टता के उच्चयन और अपचयन के लिए किया जाता है। कारण R, परिणामित्र ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा परिपथ में किया जाता है। कौन सा कथन सही है बताइए? दोनों सही है या दोनों गलत है, या एक सही है एक सही है मतलब गलत है? तो देखिए, इसमें जो है एक सही है और दूसरा गलत है। ट्रांसफार्मर या परिणामित्र किसी एक विद्युत परिपथ से अन्य परिपथ में विद्युत प्रेरण के द्वारा परस्पर जुड़े हुए चालकों के माध्यम से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित करता है। इसके द्वारा कम वोल्टता की विद्युत शक्ति को अधिक या अधिक वोल्टता की विद्युत शक्ति को कम वोल्टता पर परिवर्तित करके दूर दूर तक पारेषित किया जाता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभवांतर के साथ कार्य कर सकता है, डायरेक्ट के साथ नहीं, यानी डिस्ट या एक दिश धारा के साथ नहीं। 58 है, समान प्रकार की छोटी बूंदें भी वोल्ट तक आवेशित की गई और यदि एन बूंदे यानी जो स्मॉल बूंदे हैं, एन स्मॉल एन बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंदे बनाती हैं तो इस बूंद का विभव होगा, क्या होगा? n के पावर 2/3V। कैसे? आप देख लीजिए, माना प्रत्येक छोटी बूंद का जो आवेश है Q है और प्रत्येक छोटी बूंद की जो त्रिज्या है R है, ठीक है। n बूंदों से मिलकर बनी बड़ी बूंद का कुल आवेश जो होगा NQ होगा और बड़ी बूंद की जो त्रिज्या है R है, क्योंकि n बूंदों का कुल आयतन बराबर बड़ी बूंदों का कुल आयतन। तो यहां से आप देख सकते हैं एक इक्वेशन बन रहा है और यहां पे जो होगा आप जो बड़ी बूंद का जो विभव होगा n के पावर 2/3V होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए, ठीक है। तो जो ट्रांसफार्मर है इनका उपयोग एसी विभव को यानी प्रत्यावर्ती धारा को जो है मतलब उचाई जिसे हम कहते हैं या अपचाई करने के लिए करते हैं। और एक ट्रांसफार्मर में 2 कुंडली होती है, प्राथमिक कुंडली यानी जो प्राइमरी कॉइल होता है, दूसरा जो होता है सेकेंडरी कॉइल द्वितीयक कुंडली। प्रत्यावर्ती धारा प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित होती है जिसे द्वितीय कुंडली में जो है विभव प्रवृत्त होता है। 60 नंबर है, ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा विभव को जो है ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 61 भी सेम क्वेश्चन है, एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है? वो क्या अंतर है? देखिए इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। 62 है, मोबाइल चार्जर होता है एक अपचाई ट्रांसफार्मर, डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। स्टेप डाउन मोबाइल फोन जो चार्जर है इनमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो है प्रयोग किया जाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को जो है घटाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, कुछ युक्तियां एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण नीचे दिए गए हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, पहला है इलेक्ट्रिक जेनरेटर यांत्रिक से विद्युत, दूसरा है इलेक्ट्रिक मोटर जो है
विद्युत से यांत्रिक में जो है ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब कि रूपांतरण करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। डीजल इंजन है, डिजिटल नहीं, डीजल इंजन जो है प्रकाश से विद्युत में परिवर्तन करता है, और सोलर सेल जो है रासायनिक से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो बताइए इसमें कौन सा सही है। देखिए इसमें आप पहला और दूसरा जो ऑप्शन देख रहे हैं, जो पहला स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिकल जो जनरेटर है यह किस ऊर्जा को किस में परिवर्तन करता है, तो यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में। और दूसरा जो इलेक्ट्रिक मोटर है यह विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में जो है मतलब कि ऊर्जा को ट्रांसफर करता है, मतलब कि परिवर्तन करता है, चेंज करता है। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट आपका सही जवाब है। डीजल इंजन, देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा है, मतलब विद्युत जनित्र जो है यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और विद्युत जो मोटर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल जो है, सोलर सेल फोटोवोल्टाइक प्रभाव के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में, और डीजल इंजन जो है ये जो है मतलब कि रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो इसका मतलब कि जो जिस ऊर्जा को जिसमें जो यंत्र बदलता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत बार पूछा भी जाता है कि बताइए डीजल इंजन किस ऊर्जा को किसमें जो है परिवर्तन करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इस तरह से आपका सही जवाब होगा, ध्यान रखना है। 64 प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है, सही जवाब होगा जो स्टोरेज बैटरी है इनको चार्ज करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा उपयुक्त नहीं है। बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी धारा का प्रयोग किया जाता है, और इसके लिए प्रयुक्त चार्जर में रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदल देता है। 65 है प्रत्यावर्ती धारा को डीसी धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो सही जवाब होगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक वैद्युत युक्ति है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी को जो है डिश धारा या डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करती है। इन्वर्टर क्या है, एक वैद्युत सर्किट होता है जो डीसी को क्या करता है, मतलब कि डायरेक्ट करंट को प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट में जो है एसी में परिवर्तित करता है। तो डीसी को एसी में परिवर्तित करता है इन्वर्टर। ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट पावर ग्रिड से ऊर्जा की आपूर्ति जो है उन उपकरणों को करता है जो अलग अलग वोल्टेज का उपयोग करते हैं। और ट्रांसमीटर जो होता है एक वैद्युत युक्ति होता है जिसके द्वारा एंटीना की सहायता से विद्युत चुंबकीय संकेतों को मतलब कि प्रेषित या प्रसारित किया जाता है, और मुख्यतः रेडियो और टेलीविजन और अन्य संचार साधनों के लिए जो है यह उपयोग किया जाता है। 66 है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को डिस्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा, तो रेक्टिफायर के द्वारा। और 67 है कब मतलब कि कथन जो है इसमें अभी कथन जो दिया गया है ए, भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट आवर यानी किलोवाट घंटे में करती है। कारण आर है भारत में विद्युत प्रणाली 60 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। बताइए इसमें कौन सा सही जवाब है, तो ए सही है, आर गलत है। पावर ग्रिड के सामान्य संचालन के लिए हमारे देश में 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर विद्युत ट्रांसमिशन निर्धारित है। इसमें 0.5 हर्ट्ज तक की कमी या वृद्धि मान्य है, और इससे कम या ज्यादा होने पर ग्रिड फेल हो जाता है। 68 है निम्न में से कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है, तो सही जवाब होगा पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस और इलेक्ट्रिक केटली। ठीक है, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के निर्माताओं के द्वारा प्रत्येक उपकरण की एक पावर रेटिंग निर्धारित की जाती है जो उस उपकरण के द्वारा खपत की जाने वाली अधिकतम ऊर्जा को निर्दिष्ट करती है। प्रश्नगत विकल्प में विद्युत उपकरणों की पावर रेटिंग के अनुसार विद्युत ऊर्जा को मतलब विद्युत ऊर्जा के खपत के बढ़ते क्रम को प्रदर्शित कर रहा है पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस और इलेक्ट्रिक केटली। ठीक है, और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है 69 है विद्युत के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है। विद्युत के चुंबकीय क्षेत्र का कारण भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं हैं। भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराओं के कारण है विद्युत के मतलब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो है निर्माण होता है, और इसी को जो है भू चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। तो भूक्रोड के अंदर की जो चक्रक धाराएं हैं इनके कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, और इसको भू मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। नेक्स्ट सेशन में
चालकता से स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।